बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है ट्रीटी। व्हाट इज द ट्रीटीज। ये ट्रीटीज हमने क्लास में नहीं डिस्कस किया था, इसलिए आज हम ये टॉपिक डिस्कस करेंगे। ट्रीटी का टॉपिक डिस्कस करने से पहले आपके दिन में होना चाहिए कि इंटरनेशनल लॉ जो है वो क्यों मार्जे वजूद में है। इंटरनेशनल लॉ जो मार्जे वजूद में आया, उसके फैक्टर्स जो थे वो क्या थे। देखिए, 17वीं सदी में नेशन स्टेट का कंसेप्ट जो है वो मार्जे वजूद में है। नेशन स्टेट का कंसेप्ट क्या था? नेशन स्टेट का कंसेप्ट ये था कि अब वक्त आ गया है कि दुनिया में स्टेट जो है वो कायम की जाए। अगर रियासत या रियासतें कायम ना की गई तो दुनिया में अमन कायम नहीं हो सकता। तो एक बड़ा क्रूशल फेज जो इंसानी हिस्ट्री में आया वो था ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया। तो ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया जो है वो 1648 में यूरोप में हुआ, और उसके सेलिएंट फीचर्स ये थे कि वी हैव फॉट अ वॉर्स सिंस लास्ट 1000 years. Now we have concluded, if we want to create a peace, tranquility, harmony and better world, we have to create a nation state. प्रायर टू ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया आपको पता है कि 30 years वॉर हुई। तो 30 year वॉर्स जो थी वो इंसानी जिंदगी की सबसे खौफनाक किस्म की वॉर्स थी। उस जंग में बेशुमार लोग मरे। कहा जाता है कि इंसान ने अपनी हिस्ट्री में इतनी ज़्यादा खूनरेजी, कत्लो गारत, होमोसाइड, जेनोसाइड, एथनिक क्लिंजिंग इससे पहले नहीं देखी थी, जो इंसान ने जो है वो 30 years वॉर में देखी। तो 30 year वॉर्स जो है ये 1648 में ख़त्म हुई, तो उसके नतीजे में ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया हुआ। नाउ द टाइम हैज़ कम, द वर्ल्ड शुड बी डिवाइडेड इनटू अ नेशन स्टेट फॉर द पीस। तो दुनिया में अमन कायम करने के लिए नेशन स्टेट बनाई गई थी। देखिए, नेशन स्टेट बनने के बाद दुनिया के मामला जो हैं वो हल नहीं हुए। पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, जियोग्राफिकल मसले जो थे वो बढ़ गए। तो अब क्या इम्पेरेटिव था? इम्पेरेटिव ये था कि एक ऐसा लॉ बनाया जाए जो स्टेट्स के दरमियान चल सके, जो रियासतों के मामलात को हल कर सके, जिसको लॉ ऑफ नेशंस कहा गया, जिसको हम इंटरनेशनल लॉ आज कहते हैं। तो इसलिए इंटरनेशनल लॉ जो है वो मार्जे वजूद में आया। तो इंटरनेशनल लॉ इसलिए मार्जे वजूद में आया कि रियासतों के मामलात को हल किया जा सके। रियासतों के मामलात क्या होते हैं? रियासतों के मामलात जो हैं वो पॉलिटिकल हो सकते हैं, इकोनॉमिकल हो सकते हैं, रिलीजियस हो सकते हैं, कल्चरल हो सकते हैं। तो तमाम मामलात को हल करने के लिए जो है वो इंटरनेशनल लॉ जो है वो मार्जे वजूद में आया। अब जब इंटरनेशनल लॉ मार्जे वजूद में आ गया तो यकीनी तौर पर रियासतें आपस में मामलात को हल करने के लिए मुआहदात करती हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है ट्रीटीज, वो रियासतों के दरमियान जो मामलात होते हैं उनके लिए जो मुआहदा किया जाता है उसको हम ट्रीटी कहते हैं। देखिए, दो अफराद के दरमियान जो मुआहदा होता है उसको हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक जो मुआहदा होता है उसको हम ट्रीटी कहते हैं। तो ट्रीटी जो है ये किस लॉ के तहत जो है वो कंडक्ट की जाती है, और इसके पीछे जो है वो मंतिक क्या है, ये क्यों बनाई गई। यूनाइटेड नेशन, जैसा कि आपको पता है कि 1945 में मार्जे वजूद में आई। तो मार्जे वजूद में आने के बाद ये तय पाया कि बेशुमार टॉपिक जो है वो इंटरनेशनल लॉ के उनको कोडिफाइड किया जाए। ये ज़हन में रहे कि इंटरनेशनल लॉ दो हिस्सों में हम तकसीम करते हैं, एक रिटन और एक अनरिटन। जो रिटन है उसको हम कन्वेंशनल लॉ कहते हैं या लॉ मेकिंग ट्रीटीज कहते हैं, और जो अनरिटन है उसको हम कस्टमरी लॉ कहते हैं। तो
जो ट्रीटी का टॉपिक था ये अनरिटन पोर्शन पे मबनी था. There are two portions of international law, written and unwritten. Written is called a convention and unwritten is called a customary law. तो 1945 में यूनाइटेड नेशन जब मारदे वजूद में आई तो बेशुमार टॉपिक्स के बारे में कहा गया कि उससे जो है वो स्टैट्यूटरी लॉ या रिटन लॉ का दर्जा दिया जाए. तो उसके बारे में जो है वो मुख्तलिफ कमीशन कायम किए गए. ट्रीटी के बारे में कमीशन जो है वो कायम किया गया. और आखिरकार हम ये देखते हैं कि 1969 में ट्रीटी के मतलब एक लॉ जो है वो मारदे वजूद में आता है, जिसको हम वियना कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ ट्रीटी कहते हैं. वियना कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ ट्रीटी 1969 में ये जो है वो कॉडिफाइड किया गया. तो अब जितने भी ट्रीटी हैं, चाहे दो मुल्कों के दरमियान हैं, चाहे वो कुछ मुल्कों के दरमियान हैं, चाहे वो तमाम ममालिक के दरमियान हैं, वो इस लॉ के तहत वियना कन्वेंशन लॉ ऑफ ट्रीटी 1969 के तहत जो है उनको कंडक्ट किया जाता है. तो ये आपसे एमसीक्यू की शक्ल में पूछा जा सकता है कि वियना कन्वेंशन लॉ ऑफ ट्रीटी जो है वो कब कंडक्टेड हुआ था. तो आपने इसका सिंपल आंसर जो देना है वो 1969 में ये जो था वो कंडक्ट हुआ था. अब ट्रीटी को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? ट्रीटी इज एन एग्रीमेंट अमंग स्टेट्स, amongst two states, more than two states. There are different kinds of treaties that we will discuss on further. तो ट्रीटी वियना कन्वेंशन लॉ ऑफ ट्रीटी 1969 के मुताबिक ट्रीटी से मुराद ऐसा मायदा है जो दो मुल्कों के दरमियान जो है वो किया जाता है. तो वियना कन्वेंशन लॉ ऑफ ट्रीटी 1969 में ट्रीटी की डेफिनेशन क्या है, इसकी फॉर्मेशन क्या है, कौन से ममालिक जो हैं वो ट्रीटी कर सकते हैं, और ट्रीटी जो है वो किस तरह से कंडक्ट किया जाता है, उसको रेटिफाई जो है वो किस तरह से किया जाता है, यूनाइटेड नेशन के तहत जो है वो इसको रजिस्टर्ड किस तरह से किया जाता है. तो ये सारा प्रोसीजर जो है वो वियना कन्वेंशन लॉ ऑफ ट्रीटी 1969 में डिटेलली जो है वो डिस्कस किया गया है. अब ट्रीटी को फर्दर डिस्कस करने से पहले ट्रीटी का जो लफ्ज है इसको इंटरनेशनल लॉ में मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है. दो मुल्कों के दरमियान जो मायदा उसको ट्रीटी कहा जाता है, लेकिन मुख्तलिफ नाम उसके जो है वो इंटरनेशनल लॉ में जो है वो दिए जाते हैं. नंबर 1 जो है कन्वेंशन कहा जाता है. नंबर 2 एग्रीमेंट के नाम से भी पुकारा जाता है. प्रोटोकॉल के नाम से भी पुकारा जाता है. डिक्लेरेशन, अरेंजमेंट, अकॉर्ड, एडिशनल आर्टिकल और कोड, कम्युनिको, कंपैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट, इंस्ट्रूमेंट, ऑप्शनल क्लॉज. तो ये मुख्तलिफ नामों से ट्रीटी को जो है वो इंटरनेशनल लॉ में पुकारा जाता है. जिस तरह आप ये देखते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो है वो शिमला एग्रीमेंट हुआ, ताशकंद जो है वो एग्रीमेंट हुआ, लाहौर जो है वो डिक्लेरेशन हुई. तो उन्हें मुख्तलिफ नामों से जो है वो पुकारा गया. तो ट्रीटी जो है वो उसको मुख्तलिफ नामों से जो है वो पुकारा जाता है. तो ये नाम है जो ट्रीटीज के लिए हम जो है वो मुख्तस कर सकते हैं. अब व्हाट आर द काइंड्स ऑफ ट्रीटीज? ट्रीटीज जो है वो उसकी मुख्तलिफ काइंड्स क्या है? Bilateral treaty. Bilateral treaty is a treaty which is conducted between the two countries. उर्दू में दो तरफा मायदात या दो तरफा मायदे को जो है वो बायलैटरल ट्रीटी जो है वो कहा जाता है. ऐसा मायदा जो दो मुल्कों के दरमियान कंडक्ट होता है उसको बायलैटरल ट्रीटी कहते हैं. देखिए, इंडस बेसिन ट्रीटी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान 1960 में हुआ, जिसमें तय पाया, पानी की तकसीम का फार्मूला तय पाया कि 3 दरिया जो है वो इंडिया को दिए जाएंगे, 3 दरिया जो है वो पाकिस्तान को दिए जाएंगे. रावी, सतलुज, ब्यास जो है वो इंडिया को दिया गया, और झेलम और चनाब और सिंध जो है वो पाकिस्तान को दिए गए. कुछ लोग ये कहते हैं कि ये मायदा जो था वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट के खिलाफ था.
लेकिन अगर आप विकिपीडिया में जाकर मुख्तलिफ वेबसाइट में जाकर इसकी डिटेल पढ़ें तो आपको मालूम होगा कि इस माहदे ने वंस फॉर ऑल इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो है वो पानी के मसले को हल कर दिया था। अब ये जो पानी के मसले को हल किया गया था उसकी कंडीशंस क्या थी, फॉर्मेलिटीज क्या थी, ये आप जो है इंडस बेसिन ट्रीटी 1960 को डिटेलली गूगल में जाके इसके सर्च करें तो इसकी सारी डिटेल जो है वो आपको मिल जाएगी। तो उसमें आप बाद में जितने भी पाकिस्तान और इंडिया के तनाज़ात हुए पानी के बारे में बेशुमार जो है उन्होंने जो है वो बराज बनाए, डैम बनाए इंडिया ने। तो ये ज़हन में रखेंगे जब भी केस जो है वो इसकी सुपरविजन के लिए जो है जो अथॉरिटी बनाई गई थी उसके पास यानी कि गया तो हमेशा जो है एमिकेबली मामले को हल करने की जो है वो कोशिश की गई। पाकिस्तान के वो बेशुमार एतराज़ात हैं तो वो एक अलग से टॉपिक है। इसी तरह हम ये देखते हैं 1965 की जंग हुई इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान और उसके बाद जो है वो एक माहदा जो है वो ताशकंद माहदा जो है वो रशिया ने जो है वो उसको अपना गुड ऑफिस यूज़ करके जो है वो माहदा करवाया। तो ये भी बायलैटरल ट्रीटीज की 1971 के बाद जो है 1974 में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान शिमला माहदा हुआ तो ये भी एक बायलैटरल ट्रीटी की इकसाम है। 1998 में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान यानी कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी थे और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ थे, लाहौर डिक्लेरेशन हुई। तो ये भी आगरा समिट हुई जिसमें पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट थे परवेज मुशर्रफ थे, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो थे वो वाजपेयी थे। तो ये तमाम की तमाम जो है वो बायलैटरल ट्रीटीज की जो है वो इकसाम है। तो फर्स्ट काइंड जो है वो बायलैटरल ट्रीटीज, इसे एक इंस्ट्रूमेंट की शक्ल में, एक डॉक्यूमेंट की शक्ल में लिखा जाता है और उसमें सारे जो है वो उसके कंटेंट्स जो है वो डिस्कस किए जाते हैं। तो फर्स्ट जो काइंड है ट्रीटीज की वियना कन्वेंशन लॉ ऑफ ट्रीटी 1969 के तहत वो है जो है वो बायलैटरल ट्रीटी। दूसरी काइंड जो है वो क्या है, प्लोरीलैटरल ट्रीटी। प्लोरीलैटरल ट्रीटी इज कंडक्टेड बिटवीन a restricted member. And what are the restricted members? रीजनल मेंबर्स हो सकते हैं जिस तरह की आसियान है, यूरोपीय यूनियन है, सार्क है, तो ब्रिक्स है। इस तरह के जो माहदात होते हैं कुछ ममालिक के दरमियान, कुछ ममालिक जो है वो इसमें अरब लीग है, सिर्फ मुस्लिम ममालिक जो है वो उसमें जहाँ पे मुसलमान रहते हैं उसमें शरीक हो सकते हैं। तो इस तरह के माहदात जो रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, रिस्ट्रिक्टेड ममालिक जो हैं जिसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो उसको प्लोरीलैटरल ट्रीटी जो है वो कहा जाता है। वियना कन्वेंशन लॉ ऑफ ट्रीटी 1969 में दूसरी जो कैटेगरी जो है वो ट्रीटी की बयान की गई है उसको हम प्लोरीलैटरल ट्रीटी जो है वो कहते हैं। तीसरी जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट जो है जिसका तल्लुक जो है वो मल्टीलैटरल ट्रीटीज के साथ। देखिए मल्टीलैटरल ट्रीटी को लॉ मेकिंग ट्रीटी भी कहते हैं, उसको कन्वेंशन भी कहते हैं। तो इसको समझने से पहले हमें जो है सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ की तरफ जो है वो जाना पड़ेगा कि व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के स्टैट्यूट के आर्टिकल 38 में सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ का तस्करा किया गया। इंटरनेशनल सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ हैज बीन डिस्कस्ड इन आर्टिकल 38 इन द स्टैट्यूट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो आपको पता है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है ये यूनाइटेड नेशन का एक ऑर्गन है और इंटरनेशनल लॉ के तहत जो है वो मुकदमात जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाते हैं। अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो दफ्तर है वो हैग में है, लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो मुल्की कोर्ट की तरह इसकी ज्यूरिसडिक्शन कंपल्सरी नहीं होती। एक्स एक्वो एट बोनो, एक्स एक्वो एट बोनो ये आपसे एमसीक्यू की शक्ल में पूछा जा सकता है। इफ पार्टीज आर एग्री देन यू सब जुडिस योर केस बिफोर द इंटरनेशनल कोर्ट। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के सामने आपने जो केस पेश करना है उसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि बोथ पार्टीज मस्ट बी एग्रीड। देखिए जो म्यूनसिपल कोर्ट होती है उसमें ये आप नहीं कहते कि जो है कि मैं इस कोर्ट में पेश नहीं होऊंगा, सिविल केस में पेश नहीं होऊंगा, फौजदारी केस में पेश नहीं होऊंगा, आपको उसकी ज्यूरिसडिक्शन कंपल्सरी होती है। लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की
जो खामी है या इंटरनेशनल लॉ की ये खामी, ये क्वेश्चन जो राइज किया जाता है या क्वेश्चन जो है वो एलेज किया जाता है कि वेदर इंटरनेशनल लॉ इज अ लॉ और नॉट, तो जो ये बात कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ इज नॉट लॉ या वीकनेसेस ऑफ इंटरनेशनल लॉ क्या है, तो वो अभी तक इंटरनेशनल लॉ जो है वो ग्रेजुअल फेज में, अभी तक इंटरनेशनल लॉ ने इंटरनेशनल लॉ का उस तरह से दर्जा हासिल नहीं किया जिस तरह के पॉजिटिव लॉ के तहत जो है वो लॉ की डेफिनेशन होती है। अभी तक जो है इंटरनेशनल लॉ उस तरह से ना अपनी कमांड बना सका है, अथॉरिटी बना सका है, ना उसकी उस तरह से सैंक्शन है, ना उसकी कोर्ट की जुरिस्डिक्शन जो है वो उस तरह से कंपल्सरी है। इसलिए इंटरनेशनल लॉ पे ये ऑब्जेक्शन किया जाता है कि इंटरनेशनल लॉ स्टिल पासिंग फ्रॉम द ग्रेजुअल फेज ऑफ द हिस्ट्री। तो इंटरनेशनल लॉ जो है वो अभी तक लॉ नहीं बना, उसकी वजह जो है वो आपको एक वजह ये बयान की है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जुरिस्डिक्शन जो है वो कंपल्सरी नहीं है। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के सामने जो है दो ममालिक पेश हो सकते हैं, ये मुल्कों के मामलात को जो है वो डील करती है। तो उसमें जो सोर्सेस जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के आर्टिकल 38 में जो है वो उसके सोर्सेस को डिस्कस किया गया। पहला सोर्स जो है वो कन्वेंशन है। अब कन्वेंशंस मीन इंटरनेशनल लॉ क्रिएटेड बाय द इंटरनेशनल लेजिस्लेशन। अब कन्वेंशन को समझने के लिए एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कन्वेंशन किस तरह से मादे वजूद में आती है, यानी कि इंटरनेशनल लेजिस्लेशन किस तरह से मादे वजूद में आती है और मुल्की लेजिस्लेशन जो है वो किस तरह से होती है, इसमें फ़र्क है। इंटरनेशनल लॉ जो है वो म्युनिसिपल लॉ की तरह मादे वजूद में नहीं आते। आपको पता होगा कि जो म्युनिसिपल लॉ है उसका तरीकाकार जो है वो एक बिल जो है वो ड्राफ्ट किया जाता है, फिर उसमें उसे जो है लोअर हाउस में पेश किया जाता है, लोअर हाउस में या अपर हाउस में पेश किया जाता है। फाइनेंस बिल होता है या पब्लिक बिल, जो भी बिल जो है वो उसकी किस्म हो, 3 दफ़ा उसकी कंसिडरेशन उसकी रीडिंग होती है, फिर अपर हाउस में जाता है, अपर हाउस में जो है वो 3 तरह से उसकी रीडिंग होती है, फिर जो है वो उसके बाद जो है वो प्रेसिडेंट की या किंग की उसमें सैंक्शन होती है। तो इस तरह बिल जो है इस प्रोसेस से गुजरने के बाद जब प्रेसिडेंट उस पर सिग्नेचर कर देता है या किंग उस पर सिग्नेचर कर देता है तो वो लॉ बनता है, बिल कन्वर्टेड इनटू द लॉ। इस तरह से म्युनिसिपल स्फीयर में जो है वो लेजिस्लेशन होती है। अब इंटरनेशनल स्फीयर में लेजिस्लेशन जो है वो किस तरह से होती है? इंटरनेशनल स्फीयर में लेजिस्लेशन जो है वो मुख्तलिफ तरीके से जो होती है वो किस तरह से होती है कि देयर इज अ वन मेन प्रॉब्लम इन द इंटरनेशनल अरीना एंड द यूनाइटेड नेशन मस्ट कॉल द मीटिंग्स ऑफ द कंट्रीज। अब वो मीटिंग कॉल करने के बाद जो है उसकी जो ममालिक के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो क्या करते हैं, वो जो है वो नेगोशिएशन करते हैं। नेगोशिएशन करने के बाद उसमें से कुछ चीज़ों को अडॉप्ट कर लेते हैं, अडॉप्ट करने के बाद उस पर जो है वो सिग्नेचर कर देते हैं। इस तरह से इंटरनेशनल लॉ जो है वो मार्दे वजूद में आता है। इस तरह से जो है वो मुख्तलिफ जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे जो ट्रीटी हैं वो मार्दे वजूद में जो है वो आते हैं। तो इस तरह से जो है वो इंटरनेशनल लॉ जो है वो मार्दे वजूद में आते हैं। अब इंटरनेशनल जो कन्वेंशंस हैं उसकी मुख्तलिफ आप एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं। पहली एग्जाम्पल तो यूनाइटेड नेशन का चार्टर है। तो यूनाइटेड नेशन का चार्टर जो है ये एक इंटरनेशनल लॉ की जो है वो पैराडाइम है जिसे आप पेश कर सकते हैं कि ये इस तरह से इंटरनेशनल लेजिस्लेशन जो है वो मार्दे वजूद में आती है। दूसरा इंपॉर्टेंट जो है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट 1948। इसमें डिस्कस किए गए कि यूनाइटेड नेशंस के चार्टर के तहत फंडामेंटल राइट्स क्या होंगे। जेन में जरा कि जब पाकिस्तान ने 1973 का आइन बनाया तो इसमें जितने भी फंडामेंटल राइट्स आपको नजर आते हैं तो ये सारे के सारे जो है वो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन जो चार्टर था 1948 उसको मद्देनजर रखकर जो है वो क्रिएट किए गए थे। तो ये भी एक एग्जाम्पल है कन्वेंशंस की, लॉ मेकिंग ट्रीटी की। जिनेवा कन्वेंशन 1948 वॉर लॉज के बारे में, वॉर लॉज, जंग किस तरह से स्टार्ट की जाए, जंग स्टार्ट हो जाए तो फिर उसमें क्या असूल और जवाबत जो है वो मद्देनजर रखे जाएंगे। फलां इंस्टॉलमेंट जो है वहाँ पे बम्बार्डमेंट नहीं की जा सकती, स्कूल कॉलेजेस पे हॉस्पिटल्स पे
रेजिडेंशियल एरियाज पे, कम्युनिटी सेंटर पे जो है वो आप बम्बार्डमेंट नहीं कर सकते। अगर आप करेंगे तो आप इंटरनेशनल वॉर लॉ, वॉरफेयर की खिलाफवर्जी जो है वो करेंगे। अगर कोई आर्मी मैन सरेंडर कर देता है तो आप उसको गोली नहीं मार सकते। अगर आप उसे पकड़ पकड़ लेते हैं तो फिर अगर आप उसे प्रिजन में रखेंगे तो प्रिजन जो है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की, यानी कि असाइलम के स्टैंडर्ड की जो है वो होनी चाहिए। उसमें ये सहूलतें जो है वो होनी चाहिए। जहाज को आग लग गई है तो जहाज को जो आग लगी है तो आप उसमें उसका हमला है तो आप हमले को मारेंगे नहीं, बल्कि उसे बाहिफाजत जो है वहां से निकालेंगे। तो ये वॉर लॉज जो हैं, एक तो जिनेवा कन्वेंशन 1948 और दूसरे जो है वो हेग कॉन्फ्रेंसेस, दो बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंसेस जो हेग में हुई थी वॉर लॉज के बारे में, 1899, 1909, ये दो जो है 1908, ये दोनों जो है वो आपसे जो है एमसीक्यू की शक्ल में जो है वो पूछ सकते हैं। ये भी एग्जाम्पल है। जिस तरह जो है वो वियना कन्वेंशन लॉ ऑफ ट्रीटी हम पढ़ रहे हैं 1969, इसके बारे में पूछ सकते हैं किस सन में ये कंडक्ट हुआ था। लॉ ऑफ डिप्लोमेटिक एजेंट्स 1961, उसके बारे में जो है वो पूछ सकते हैं। इसी तरह जो है वो सी वाटर के बारे में 19 जिनेवा कन्वेंशन हुई थी 1958 में, उसके बारे में से आपसे जो है वो पूछा जा सकता है। तो ये मुख्तलिफ जो ट्रीटीज जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये लॉ मेकिंग ट्रीटीज हैं। हमने यूनाइटेड नेशंस के आर्टिकल नंबर 2 में ये डिस्कस किया था कि ये जो ट्रीटीज हैं, यूनाइटेड नेशन का चार्टर, जिस तरह यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट है, जिस तरह वॉर लॉज है, अगर आपकी रियासत यूनाइटेड नेशन की मेंबर है या नहीं है, if you are a member of the United Nations or not member of the United Nations, no matter, you have to follow these rules and regulations. तो ये इतने इम्पॉर्टेंट हैं कि अगर आप यूनाइटेड नेशन का मेंबर नहीं भी हैं तो फिर भी आपको जो है वो इन रूल्स एंड रेगुलेशन को जो है वो फॉलो करना पड़ता है। तो ये मुख्तलिफ काइंड्स हैं लॉ मेकिंग ट्रीटीज की। तो हमने काइंड्स को डिस्कस किया, बायलैटरल ट्रीटीज, प्लूरिलैटरल ट्रीटीज, और तीसरे नंबर पर जो है वो लॉ मेकिंग ट्रीटीज जो है जिसको मल्टीलैटरल ट्रीटीज भी कहा जाता है। तो ये तीन जो है वो काइंड्स हैं ट्रीटीज की। अब इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हु कैन बी द पार्टीज इन ट्रीटी। ट्रीटी में कौन पार्टी बन सकता है, ये इम्पॉर्टेंट है। अब स्टेट की जो डेफिनेशन इंटरनेशनल लॉ में की गई है उसमें सिर्फ सॉवरन स्टेट शामिल नहीं है, नॉन सॉवरन स्टेट भी शामिल है। ट्रस्टीशिप जो है वो स्टेट, जिस तरह एक अदारा भी है यूनाइटेड नेशन का, कंडोमिनियम स्टेट जो है, इसी तरह जो है वो सुजेरियन स्टेट जो है वो कंडोमिनियम स्टेट, मुख्तलिफ स्टेट जो है वो जिनका जो है वो तस्करा आता है जो सॉवरन नहीं है, तो वो स्टेट भी इंटरनेशनल लॉ का मौजू है। कन्फेडरेशन भी मौजू है और जो है वो फेडरेशन भी मौजू है इंटरनेशनल लॉ का। फेडरल स्टेट जिस तरह के अमेरिका की 50-52 स्टेट्स हैं, तो इंटरनेशनल लॉ के तहत रियासतें मुआहदा कर सकती हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी नहीं है वियना कन्वेंशन लॉ ऑफ ट्रीटी 1969 के तहत कि वो सॉवरन स्टेट हो। नॉन सॉवरन स्टेट भी मुआहदा कर सकती है। ये आपसे जो है प्रोपोजिशन या आपसे एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि कौन रियासतें जो हैं वो मुआहदा कर सकती हैं। तो इंटरनेशनल लॉ के तहत जिसको स्टेट कहा गया है वो सॉवरन भी हैं। देयर टू काइंड्स ऑफ द स्टेट, हमने पढ़ा था इंटरनेशनल लॉ में, एक सॉवरन स्टेट है, एक नॉन सॉवरन स्टेट है। वैसे तो इंटरनेशनल लॉ जो है वो सॉवरन स्टेट के साथ जो है वो डील करता है, लेकिन नॉन सॉवरन स्टेट भी जो है वो इंटरनेशनल लॉ के तहत जो है वो मुआहदा कर सकती है। तो ये इस तरह से कि कौन जो है वो इंटरनेशनल लॉ के तहत जो है वो पार्टीज बन सकते हैं। अब फॉर्मेशन ऑफ ट्रीटी जो है वो किस तरह से होती है। वियना कन्वेंशन लॉ ऑफ ट्रीटी 1969 के तहत व्हाट इज द फॉर्मेशन ऑफ ट्रीटीज, मुआहदात जो हैं इनकी फॉर्मेशन जो है वो किस तरह से जो है वो होती है। तो ये आपने, अगर आपसे एमसीक्यू की शक्ल में, प्रोपोजिशन की शक्ल में पूछा जाए कि
गालबन इम्कान यही है कि प्रोपोजिशन की शक्ल में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा या एमसीक्यू की शक्ल में, तो फिर आपने ये चीज़ें जो है वो लिखनी है। फर्स्ट जो है फॉर्मेशन ऑफ ट्रीटी में वो है accrediting persons of the contracting country. Accrediting इंटरनेशनल लॉ में ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। accrediting recognize agent from the state. तो जो भी ट्रीटी इंटरनेशनल लेवल पे, जिस तरह लॉ मेकिंग ट्रीटी को भी हमने डिस्कस किया है, उसको कंडक्ट करना है। The persons who are representing the state must be accrediting person, must be appointed by the state as a foreign minister or a representative of state. Representative of state या accrediting persons have a certain type of signature, certain type of verification from the state. The state has been appointed that person. तो पहले नंबर पर जो है कि जो भी ट्रीटी की फॉर्मेशन इंटरनेशनल लॉ के तहत की जाती है, उसमें नंबर 1 जो होता है कि एक्रेडिटिंग पर्सन जो है वो उसका होना जरूरी है। अगर एक्रेडिटिंग पर्सन नहीं होगा तो वो ट्रीटी की फॉर्मेशन नहीं हो सकती। यानी कि स्टेट एक्स ऑफिशियो, the person must be appointed by the state and state given their letter of credential, अपना लेटर के हमने इस शख्स को जो है फलां मीटिंग के लिए, फलां ट्रीटी के लिए जो है वो अपॉइंट किया है। नंबर 2 है नेगोशिएशन। नेगोशिएशन एंड डिप्लोमेसी इज अ आर्ट इन मॉडर्न एरा। We are living in a 21st century. In a 21st century, diplomacy and negotiations is an art. If you are expert in the art of negotiation, you are aware about the sense of euphemism. If you are aware about how to make a negotiation, talk with the other persons, then you can survive in modern era. What is diplomacy? How successfully you make your conversation and convey your message effectively with other country. तो negotiation जो है ये बड़ी important है। If you want to understand the art of negotiation, you must read one of the magnum opus masterpiece of book that has been written by the American Foreign Minister Henry Kissinger. The title of the book is Diplomacy. If you read out this book, you can comprehend, understand, grasp the reality of the 20th and 21st century. You can understand the realistic approach, pragmatic approach that you must aware about that approach in 21st century. तो negotiation जो है ये आपको जो है वो आनी चाहिए। Whenever you make a negotiation, if you are a bias, prejudice, and you have your personal grudge, you can't make a negotiation. You are emotional, you are a sentimental, you can't make a negotiation. You must be a rational being. Whenever you make a talk or do any discussion, you must be a rational being. Number 3 जो है वो है adoption. देखिए नेगोशिएशन के बाद यकीनी तौर पर कुछ चीज़ों के बारे में यूनानिमसली रियासतें या उसके एक्रेडिटेड पर्सन जो हैं वो इकट्ठे होते हैं कि हमें इन चीज़ों के बारे में यूनानिमस हो जाना चाहिए। एक पम्फलेट जो है वो बना लेते हैं जिसमें वो सारे यूनानिमस हो जाते हैं कि उसमें ये जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6 कंटेंट्स जो है वो बना लेते हैं कि वी आर यूनानिमस, वी हैव अडॉप्टेड, हम इनको जो है वो वो अडॉप्शन जो है जो जिसका कोई भी मेथोडोलॉजी होगी यूनानिमसली थर्ड मेजॉरिटी के साथ या उससे ज़्यादा मेजॉरिटी के साथ, तो वो जो है इस तरह से अडॉप्शन जो है वो होती है। अब अडॉप्शन के बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है रेटिफिकेशन।
उसको रेटिफाई किस तरह से किया जाए, उसकी तौसीक किस तरह से की जाए, उसकी अप्रूवल किस तरह से, उसकी असेंट किस तरह से, उसकी कंसेंट जो है वो किस तरह से की जाए। आप उसकी कंसेंट देने के लिए, असेंट देने के लिए जो है वो मुख्तलिफ मेथडोलॉजी है, मुख्तलिफ तरीक़ेकार से कि एक्रेडिटेड पर्सन उस पर सिग्नेचर कर दे। एक तरीका तो ये है कि उसकी जो है वो कंसेंट हो जाती है। लेकिन दूसरा तरीका जो है, जिस तरह के अमेरिका में है, कि जब तक उनकी कांग्रेस यानी कि उनकी सेनेट जो है उसको अप्रूव नहीं करता, तो उनका क्रेडिटेड पर्सन, चाहे वो प्रेसिडेंट है चाहे कोई और है, मुमूमी तौर पर प्रेसिडेंट जो है वो उस पर सिग्नेचर नहीं कर सकता। तो इस तरह के मायदात, दो तरह के मायदात अमेरिका का मुल्क दुनिया के साथ करता है। एक वो मायदात जो अमेरिका का प्रेसिडेंट खुद से कर सकता है, एक वो मायदात, बड़े लेवल के मायदात जिसमें बड़े इंटरेस्ट जो है वो अमेरिका के शामिल होते हैं, वो दूसरे मुल्कों के साथ करता है, तो उसे रेटिफाई करवाना पड़ता है सेनेट से। तो उसका तरीका क्या होता है कि प्रेसिडेंट जो है उस तमाम जो स्क्रिप्ट होता है वो सेनेट के पास भेजता है। सेनेट जो है वो उसके पास जो है फॉरेन अफेयर्स की कमेटी होती है, वो उसको जो है वो डिस्कस करती है। ये ज़हन में रहे कि अमेरिका की जो कमेटी सिस्टम है, वन ऑफ द पावरफुल कमेटी सिस्टम इन द वर्ल्ड और वन ऑफ द ट्रांसपेरेंट सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड। तो अमेरिकन सिस्टम की ये खूबसूरती है कि उनका जो कमेटी सिस्टम है वो बड़ा पावरफुल है। तो कमेटी सिस्टम जो फैसला कर देती है, प्रेसिडेंट को जो है वो मानना पड़ता है, और कमेटी सिस्टम जो है वो 2/3 मेजॉरिटी से जो है वो उसका फैसला करती है। तो इस तरह से जो है वो अमेरिका में मुआहदात की तौसीक की जाती है। इंडिया में भी इसी तरह तौसीक की जाती है। तो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ लोग जो क्रिटिसिज्म करते हैं, ये फ्लॉ है कि जो बड़े नोयत के मुआहदात हैं उनकी सेंक्शन, जिस तरह के कुछ लोगों को इतराज़ था इंडस बेसिन ट्रीटी के बारे में, 1960 में पानी की तकसीम के बारे में हुआ था, कि अगर वो उस वक्त के पार्लियामेंट से पास करवाया जाता तो ज़्यादा बेहतर था, जिसमें लोगों की रिप्रेजेंटेशन जो थी वो शामिल थी। तो इस तरह से मुआहदात जो है वो रेटिफाई होते हैं। रेटिफाई होने के बाद जो है उनको रजिस्टर्ड करवाया जाता है। रजिस्टर्ड जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरीट में जो है वो उनके अक़वाम मुत्तहिदा का जो सेक्रेटरी है उसके पास जो है वो उसको रजिस्टर्ड करवाया जाता है। फिर उनकी जो है वो पब्लिकेशंस होती है। जिस तरह मुल्की लॉ जो है उससे पब्लिकेशन जो है वो जरीदों में होती है, मुख्तलिफ जो है वो जो रसाले होते हैं उनमें होती है। इसी तरह इंटरनेशनल लॉ में जो है वो जो मुआहदा इंटरनेशनल लॉ के तहत किया जाता है तो उसकी जो है वो पब्लिकेशन करवाई जाती है। तो इस तरह से इंटरनेशनल लेवल पर जो है वो ट्रीटी जो है वो कंडक्टेड किए जाते हैं। अगर ये ट्रीटी का चैप्टर आप पढ़ लें तो ट्रीटी में क्योंकि ज़्यादा टेक्निकल बातें, तो इसमें बहुत ज़्यादा एमसीक्यू और प्रोपोजिशन जो है वो आप अपने एनुअल एग्जाम में जो है वो कर सकते हैं। तो ट्रीटी के क्वेश्चन में चाहे ऑब्जेक्टिव पेपर हो चाहे सब्जेक्टिव हो, तो इसमें से 2 क्वेश्चन लाजमी तौर पर जो है वो आपको आएंगे। जो है वो सब्जेक्टिव में 2 क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव में काफ़ी क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो ये हमारा टॉपिक था आज का। खुदा हाफिज़।